हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल जॉब मेनिया में। पिछले वीडियो में हमने सवर के बारे में बात की थी और सवर के हमने लगभग सभी जो भी पॉइंट बनते थे हमारे वो सारे हमने सवर के कंप्लीट कर लिए थे आज। और लिखने के तरीके में भी मैंने डिस्कस किया था कि अगर आप इस तरीके से लिखेंगे तो आप कभी भी भूल नहीं सकते कि आपने किस तरह से लिखना है। इसका तरीका ये था कि पहले अ से लेकर अ तक सारे लिखने थे, वो सवर में काउंट हो जाते थे, लेकिन ये सवर नहीं थे, ध्यान रखना, ये अयोग थे। ठीक है, तो व्यंजन के लिए मैंने बोला था कि आपको याद रखना है क, च, ट, त, प। अगर ये आपको याद है तो आप प से लिख देंगे पूरा क वर्ग, च से लिख देंगे च वर्ग, ट से ट वर्ग और त से त वर्ग और प से प वर्ग। इस तरह से आप पांचों के पांचों आसानी से लिख देंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा चार चार के दो सेट थे, उसके बाद फिर लास्ट में चार का एक सेट था। ठीक है, तो अब इनके इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, हर चीज़ के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले व्यंजन के बारे में कि व्यंजन होता क्या है। देखिए, व्यंजन क्या होता है, व्यंजन वो वर्ण होते हैं जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ठीक है, तो स्वर की सहायता से मतलब ये है कि स्वर की हेल्प के बिना ये नहीं बोले जा सकते। ठीक है, तो स्वर की हेल्प इनमें नेसेसरी होती है। एग्जांपल के तौर पे अब यहाँ पे लिखा है क, तो मैं बोलता हूँ क, तो क में आप बोलेंगे, आप खुद बोल के देखिए तो अ की साउंड आती है, अ की आवाज आती है लास्ट में क। तो ये जो क की साउंड अ की साउंड आती है, तो अ क्या है यहाँ पे, अ तो हमारा स्वर है कि नहीं। तो अ हमारा क्या है, स्वर है। तो यानी कि हर एक व्यंजन में हमें स्वर की जरूरत पड़ेगी, और वो स्वर कौन सा होगा, वो होगा अ। तो अ की जरूरत हमको हर व्यंजन में पड़ेगी, इसलिए जो स्वर की हेल्प से जो बोले जाते हैं उनको कहते हैं व्यंजन। अब ये कहते हैं कि भाई, अब हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट आता है कि भाई स्वर तो है ये और इनकी हेल्प से ही बोले जाते हैं, तो इनको लिखते कैसे हैं, इनको अलग अलग कैसे करेंगे हम, कैसे ये इसके अंदर चले गए, दोनों चीजें मिक्सअप हो गई। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, हिंदी भाषा में एक चिन्ह होता है, एक चिन्ह, देखो ध्यान से, ये होता है। अगर आपको इसको अलग अलग करना है ना, इसमें ए की साउंड को अलग करना है, तो क्या करना पड़ेगा, क्या लिखेंगे, उसके नीचे ये चिन्ह लगा देंगे। ठीक है, ये चिन्ह क्या है, ये एक हल चिन्ह है। ठीक है, हल चिन्ह यानी कि एक हलंत, हलंत कह सकते हैं, हल चिन्ह है, हलंत। और इसमें से क को, क में किसकी साउंड आती है, लास्ट में अ की साउंड आती है, तो इसके बाद हो जाएगा क प्लस अ, तो क्या बन गया हमारा, टोटल बन जाता है क। तो यहाँ पे जो ये चिन्ह होता है, ये जो हलंत जो चिन्ह होता है, ये एक्चुअल में क्या करता है, ये अ की साउंड को दबा देता है। जैसे अगर मैं कहूँ क, तो क बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, अ की साउंड हमें थोड़ी सुनाई देती है और क के ऊपर जो ज्यादा होता है, क के ऊपर हमारा जो स्ट्रेस है वो ज्यादा है। ठीक है, अच्छा, इसके दो नाम हैं, हलंत जो है, हमने हलंत, ये हलंत है, हलंत के बारे में हमने बात की थी। तो हलंत क्या कर देता है, अंत कर देता है किसका, साउंड का, पीछे वाला जो स्वर है उसकी साउंड का क्या कर देता है, अंत कर देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, हलंत कहते हैं। तो हलंत की स्पेलिंग ये रहेगी ह ल आधा न त, हलंत। अब देवनागरी लिपि में इसको कहते हैं हलंत, और इसको मलयालम भाषा में कहते हैं चंद्रकला, मलयालम भाषा में इसको कहते हैं चंद्रकला। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। ठीक है, आप पहले सुनेंगे, उसके बाद जब दोबारा वीडियो देखेंगे तब आप साथ साथ में लिखते रहेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो नेक्स्ट हमारा आता है बेटा, सॉरी, नेक्स्ट हमारा आता है, अब हम सब व्यंजनों को अलग अलग बांटेंगे। ठीक है, तो उसके बाद स्टार्ट होता है हमारा, कुछ ऐसे वर्ण हैं जिनको हमने दूसरी दूसरी जगह से क्या किया है, उनको अपनी हिंदी में जगह दे दी है। जगह दे दी है कैसे, अब देखो, जैसे ये है जय करके, इसके नीचे एक बिंदी लगी होती है, वैसे ही सेम एफ फ लिख के उसके नीचे एक बिंदी लगी होती है। जैसे कि ये ओ है, ये ओ, ये जैसे ऑक्सीजन में यूज होता है ये वाला। तो ये जो तीनों है ना, ये क्या है, इनको बोलते हैं गृहित, गृहित, गृहित है ये। गृहित का इंग्लिश में मीनिंग कहें तो वो होता है हाउस्ड। ठीक है, गृहित का मतलब होता है जिसके हिंदी ने उसको ग्रहण कर लिया है, उनको अपने अंदर शामिल कर लिया है। जैसे अब ये वाला जो है, ये पहले नहीं था हमारे पास, लेकिन बाद में इसको ऐड कर लिया गया। ठीक है, जैसे डॉक्टर है, ओ सॉरी, डॉक्टर ऐसे नहीं, जैसे डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर हो गया, ऑक्सीजन हो गया, तो ये आपको देखने को मिलेगा, ये है गृहित, गृहित। ठीक है, नेक्स्ट हमारे आते हैं अंतस्थ। अंतस्थ क्या होता है, अंत मतलब अंतर में, अंदर, स्थ मतलब स्थित, यानी कि जो हमारे अंदर में स्थित होते हैं। जैसे ये आप बोल के देखेंगे तो आपके ऐसे लगेगा कि जैसे आपके बिल्कुल अंदर से निकल के आ रहे हैं, ये र ल व, जोर लगेगा बहुत, और गले में हाथ रख के देखिए, ये पता चलेगा कि य र व, जैसे हम होठों से नहीं बोल रहे हैं, जीभ से नहीं बोल रहे हैं, इसको गले से बोल रहे हैं, जैसे कि अंदर से निकल रहे हैं ये। ठीक है, तो इनको बोलते हैं अंतस्थ। ये सारे हैं य र ल व। उसके बाद है उष्म और संघर्षी। उष्म और संघर्षी से हमारा मतलब ये है कि वो वर्ण, वो व्यंजन जिनको बोलने से हमें जोर पड़ता है। अब बोल के देखिए कि हमारे मुंह से क्या निकलेगी, गर्म हवा निकलेगी, जैसे जोर लगेगा हमारा, संघर्ष करना पड़ेगा हमें। संघर्षी का मतलब यानी कि संघर्ष करके जो चीज की जाती है। संघर्ष का मतलब होता है स्ट्रगल। उष्ण का मतलब होता है जैसे एक जोर लगने से जो चीजें बनती हैं। ठीक है, उष्ण मतलब की गर्मी एक तरह से। ठीक है, तो स ह, तो इंटरनली हमें क्या करना पड़ रहा है, बोलने में हमारी जो टंग है उसको जोर लगाना पड़ रहा है, स्ट्रगल करना पड़ रहा है, इसी क्या कहते हैं, संघर्षी कहते हैं। नेक्स्ट हमारा है संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त कौन से होते हैं, संयुक्त होते हैं हमारे वो वर्ण जो दो या दो से दो जो संयुक्त का मतलब क्या होता है, जोड़ा, यानी कि जो मिलके बने होते हैं। संयुक्त का मतलब दो चीजों को जोड़कर जो बनते हैं उनको बोलते हैं संयुक्त। ठीक है, तो संयुक्त में जो हमारा पहले वाला है, जो हमारा पहले वाला है, इसको बोलते हैं कश। तो ये जो ये है, ये मिलके बनता है क प्लस श, कश। ठीक है, ये मिलके बनता है हमारा क प्लस श।
नेक्स्ट हमारा है त, तो ये मिलके बनता है हमारा त और र से, ये हमारा मिलके बनता है त और र से। तो त ये हो गया प्लस र, त्र, क्या हो गया ये त्र। नेक्स्ट हमारा आता है ग। एक्चुअल में ये ग नहीं होता है, ये ज होता है। इसमें आएगा ज, आधा हो जाएगा, ये हलंत लग जाएगा, प्लस ये वाला ये इसके साथ आ जाएगा, तो ये बन गया ज। उसके बाद नेक्स्ट हमारा ये बचता है श्र, तो ये हो जाता है श्र, ये बनेगा श प्लस र, क्या बन गया श्र। तो ये जो चार हैं, ये चारों हैं आपके संयुक्त व्यंजन, यानी कि दो व्यंजनों को मिलाकर जो बनते हैं उनको बोलते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, इनके बारे में हमने डिस्कस कर लिया, सारे ये किस तरह से हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा जो आता है उसमें हम जिक्र करेंगे कि किस तरह से ये सारे के सारे बोले जाते हैं, कौन से इनके उच्चारण स्थान हैं, हम इनके बारे में बात करेंगे। तो उच्चारण स्थान से हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, वो हम इसमें अभी बात करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम गले से। तो भाई गले से जो बोले जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। तो गले उसकी 100 ट्रिक्स हैं, वो आप याद रखेंगे, उनसे ही पूरा का पूरा याद हो जाएगा। ठीक है, साथ में आप बाद में लिखते रहेंगे। देखो हाँ, इसमें क्या है, इसमें ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा उच्चारण के स्थान पे, यानी कि उच्चारण मतलब कि जैसे आप बोलते हैं, बोलना उच्चारण होता है, तो उसके अंदर इसमें दोनों को काउंट करेंगे हम, ये बात ध्यान रखेंगे। इसमें स्वर भी आएंगे, इसमें व्यंजन भी आएंगे, दोनों के दोनों इसके अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं गले से। तो गले से हम स्टार्ट करेंगे, इस गले को बोलते हैं कंठ। तो हिंदी में कहेंगे कंठे ध्वनियां, यानी कि जो कंठ से बोली जाती हैं उन ध्वनियों को कहते हैं कंठे ध्वनियां। तो इसके लिए जो 100 ट्रिक्स रहेगी वो क्या रहेगी, इसकी 100 ट्रिक्स है अ क ह, अ क ह। तो अब देखो इसको अलग अलग कैसे करेंगे, कैसे हमें पता चलेगा कि अ का मतलब क्या है, क का मतलब क्या है और ह का मतलब क्या है। तो अ का मतलब है कि दोनों के दोनों अ का मतलब है कि ये दोनों के दोनों, यानी कि अ। ठीक है, क से हमारा मतलब है क वर्ग, यानी कि ये क वर्ग, ये पूरा का पूरा क्या है, ये पूरा का पूरा इसके अंदर आ जाएगा क ख ग घ ड़। ठीक है, और है तो अकेला है, तो है बिल्कुल अकेला, ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बन गया आपका है। ठीक है, तो ये इसकी सो ट्रिक है अकह, गले से बोले जाएंगे अकह, यानी कंठ से जो बोले जाएंगे वो क्या होंगे अकह। ठीक है, इसको साथ में लिख लेना, जैसे ना जब आप बनाएंगे इसके बारे में लिखेंगे अपने नोट्स में, तो देखिए कैसे लिखना है। यहाँ पे लिखेंगे उच्चारण स्थान, यहाँ पे उच्चारण स्थान लिखेंगे, यहाँ पे फिर लिखेंगे कंठ ध्वनियां, ये जो कंठ ध्वनियां ये यहाँ लिखेंगे कंठ ध्वनियां, ये सभी में लिखेंगे। ठीक है, मैं एक बार बता देता हूँ, उसके नीचे लिखते रहना आप, जैसे जैसे बताता रहूँ। उसके बाद है 100 ट्रिक्स में लिखेंगे, 100 ट्रिक्स लिख सकते हैं, ट्रिक लिख सकते हैं हिंदी में। फिर 100 ट्रिक्स में यहाँ लिखेंगे अकह अ क ह, और यहाँ पे लिखेंगे ये सारे वाले, इनके ऊपर लिखेंगे स्वर या व्यंजन, स्वर एवं व्यंजन। ठीक है, इस तरह से टेबल बन जाएगी ऐसे करके। तो ये यहाँ से ऐसे होते हुए ऐसे उसके नीचे लिखते चलेंगे। नेक्स्ट हमारे आते हैं अब कंठ से आगे बढ़ते हैं, गले से ऊपर की तरफ आते हैं। अब हम गले से होठों की तरफ आएंगे, तो एक एक करके जो पार्ट हमारे बोले जाते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है, अब बात करेंगे तालु से। अब तालु कौन सा हिस्सा होता है, तालु हमारा हिस्सा होता है जहाँ पे हमारी जीभ जो है, हमारी टंग जो है ऊपर की तरफ टच होती है ना। हमारी जो जीभ है जो ऊपर की तरफ, हमारे सिर की तरफ, इंटरनल मुंह के इंटरनल पार्ट में ऊपर की तरफ जो टच करती है उसको कहते हैं तालु। और उसको कहेंगे तालव्य ध्वनियों को कहते हैं। ठीक है, तो तालव्य ध्वनियों की बात हम करेंगे। नेक्स्ट आता है तालव्य, यानी कि तालु से जो बोली जाती है उनको कहते हैं तालव्य। तो इसके लिए जो आपकी शॉर्ट ट्रिक्स रहेगी वो भी ई च य स, इचयस। तो ई से हमारा मतलब है ये दोनों ई। ठीक है, च से हमारा मतलब है पूरा च वर्ग, य से हमारा मतलब है ये वाला। ठीक है, और स से हमारा मतलब है ये वाला। यानी कि सिंपली हम कहें तो ये दोनों, ये वाला और ये वाला, ये सारे आ जाएंगे आपके तालु। ये आपके हैं तालु का भाग है। ये सारे एक साथ लिखेंगे, पहले ई के बारे में लिखेंगे ई, फिर च पूरा वर्ग यहाँ पे, ये पूरा वर्ग यहाँ लिखेंगे, फिर ये और स दोनों सेम रहेंगे। इनका वर्ग नहीं लिखना है क्योंकि इनका ये और स का वर्ग नहीं होता है, वर्ग सिर्फ क से लेकर प तक का ही होता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, अब थोड़ा सा और आगे की तरफ आते हैं। अब तालु हो गया, अब आता है मूर्धा। तो इनको मूर्धा है, मूर्धा को बोलते हैं, मूर्धा नहीं है, मूर्धा एक तो होता है मरा हुआ, ये है मूर्धा। वो मूर्धा जो होता है वो ये होता है, मूर्धा मरा हुआ, ये मूर्धा है। ठीक है, तो अब इसमें कौन सा होता है, मूर्धा क्या होता है पहले ये पता होना चाहिए। देखो ये आपका, जैसे ये आपके टीथ हैं, ठीक है, ये आपके गले में ऐसे टीथ हैं, मुंह में आपके टीथ हैं, इस तरह से जो पार्ट होता है यहाँ पे जो फेस है। ठीक है, ये आपका, अब यहाँ पे जो हमारी ये टंग है, ये हमारी टंग है, तो और ये हमारा जैसे यहाँ पे गला होता है, ये कंठ बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ से जो बोले जाते हैं, जहाँ पे जब जिनको बोलने में यहाँ गले में कंपन होती है, ठीक है, वो कंठ बोलते हैं उसको। उसके बाद मैंने बात की थी तालु की। तो तालु कौन सा पार्ट है, तालु हमारा पार्ट है ये वाला ऊपर वाला, जहाँ पे हमारी जीभ ऊपर टच होती है। नेक्स्ट हमने अभी बात की है मूर्धा के बारे में। तो मूर्धा होता है ये वाला पोर्शन जो हमारे दांतों और तालु के बीच में, आप हाथ जीभ लगा के देखेंगे तो ये आपको खुरदरा लगेगा, ऊपर से दांतों के ऊपर अपनी जीभ को टच करेंगे तो खुरदरा सा लगेगा, उसी को कहते हैं मूर्धा, उसी को क्या कहते हैं मूर्धा। ठीक है, तो इन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। तो मूर्धा के लिए जो आपका
ट्रिक रहेगी वो रहेगी री ट र श, रिट्रस। मूर्धा की जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी रिट्रस। तो री में री के लिए अकेला री ही आएगा, ट के लिए पूरा ट वर्ग आ जाएगा, ट के लिए आपका ये पूरा ट वर्ग आ जाएगा, ठीक है यहां तक। र में ये आ जाएगा और श में ये दोनों, यानी कि रिट्रस, ये दोनों आ जाएंगे, ठीक है, हो गया। नेक्स्ट हमारा है, अब बात करते हैं दांतों से, यानी कि जहां पर अब बोलते ये एक्चुअल में ये चीजें क्या है ना, ये चीजें हैं कि हमारे जो कौन सी, जब हम बोलते हैं इन वर्णों को तो कौन सी चीज एक्टिव हो जाती है। हमारी जीभ कहाँ पे जाती है, बैक साइड में जाती है, तालू में टच होती है, मूर्धा पे टच होती है, दांतों पे टच होती है, होठों पे टच होती है, ये उससे रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है। तो आगे आता है हमारा मूर्धा के बाद आता है हमारा दांत। अब दांतों के बारे में बात करेंगे तो ये इसे कहते हैं दंते, ठीक है, दंते। तो दंते यानी कि दांत, तो दांतों का जो रहेगा वो रहेगा सोटिक रहेगी तलस, त ल और श। तो तलस में त वर्ग पूरा आ गया, ल में आपका सिर्फ ये आ गया ल, और साथ में स आ गया, ये दोनों आ गए, तो आपका रहेगा तलस। इसमें सवर नहीं है, ध्यान रखना है, इसमें सवर कोई भी नहीं है जो दंत से बोला जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तलस। साथ साथ देखते रहिएगा ट्रिक भी और साथ में ये वाले सारे, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है अब होठ, दांतों की बात आ गई, तो दांतों से बाहर क्या आता है, होठ आते हैं। होठों को कहते हैं ओष्ठ, यानी कि दव्योष्ठ भी कहते हैं इसको, दव्योष्ठ, ठीक है, यानी कि दव्योष्ठ ध्वनियां, यानी कि जो ध्वनियां हमारे होठों से बोली जाती हैं उसको कहते हैं। इसके लिए सिंपल है उ प, तो उ में दोनों के दोनों उ आ जाएंगे और प में पूरा प वर्ग आ जाएगा, ठीक है, ये हो गया आपका दंतोष्ठ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा है, अब बात करते हैं ये यानी कि ये सिर्फ ओष्ठ की बात थी, दंतोष्ठ नहीं है, ये दव्योष्ठ था। नेक्स्ट हमारा आता है दंतोष्ठ। तो दंतोष्ठ का मतलब क्या है, दंतोष्ठ का मतलब है हमारा जो दांत प्लस ओष्ठ, यानी कि जो दांतों और होठों दोनों से मिलकर बोले जाते हैं, उनका नाम है फ, उसकी शॉर्ट फॉर्म है फ व। तो फ में क्या रहेंगे, फ का कोई वर्ग नहीं है, फ का कोई वर्ग नहीं है और व का भी कोई वर्ग नहीं है, ठीक है, ध्यान रखेंगे, ना फ का कोई वर्ग है ना व का कोई वर्ग है, तो ये दोनों ही रहेंगे दंतोष्ठ। जो दांतों से और होठों से दोनों से मिलकर बोले जाते हैं वो क्या है, दंतोष्ठ। अब हमने देखो सिंपल सब की बात कर ली, हमने स्टार्ट किया था कहां से, गले से। ये जैसे हमारा गला, यहाँ पे हमारा गला था, यहाँ पे गला, गले से हमने बात की थी, यहाँ पे हमारे दांत थे, और इसके बाद हमारा तालू आया था, ये वाला पोर्शन, ये वाला ऊपर वाला पोर्शन तालू था, उसके बाद ये वाला मुर्दा था, उसके बाद ये हमारे दांत थे, और उसके बाद लास्ट में होठ थे यहाँ पे बाहर की तरफ, ठीक है, ये होठ थे, तो ये हमारे होठ थे यहाँ पे बाहर की तरफ। तो सभी के बारे में हमने बात की, ठीक है। अब क्या करना है, एक एक करके तो सबके बारे में हो चुका, पहले कंठ आया, फिर मुर्दा आई, फिर तालू आया, फिर मुर्दा आई, फिर दांत आए, फिर होठ आए। अब हम क्या कर रहे हैं, हम मिक्स करके कर रहे हैं, यानी कि अब दांतों को और होठों को मिला दिया, इन दोनों को मिलकर जो बनाएंगे। अब बात करेंगे कंठ और तालु, कंठ तालव्य जिनको बोलेंगे, कंठ तालव्य पे कौन सी बोली जाती है। अब कंठ मतलब कि ये वाला और तालु मतलब कि ये वाला, ठीक है। तो कंठ यानी कि ये और तालु मतलब ये, अब इन दोनों से मिलकर कौन से बोले जाते हैं तो वो लिखेंगे हम। तो इसमें सिर्फ दो ही बोले जाते हैं, ए, इसकी सिंपल सी ट्रिक है ए, तो ए में दोनों ए आ जाएंगे आपकी, ये वाली, ठीक है, ये दोनों ए इसके अंदर आ जाएंगी, तो ये क्या बन जाएंगे आपके कंठ और तालु, ठीक है, ये हो गए कंठ तालु। अब हम बात करते हैं, ये लिखते रहना साथ में, ट्रिक भी लिख लो और साथ में ऐसे ऐसे करके दोनों को लिखते रहना, वो मैं बता चुका हूं कैसे करना है आपको। नेक्स्ट आते हैं, अब हमने दांतों को होठों को मिला दिया, कंठ और तालु को मिला दिया। अब बात करते हैं कंठ और होठों को मिलाकर कौन से वर्ण बोले जाते हैं, तो जिनको बोलते हैं कंठोष्ठ है। तो कंठोष्ठ क्या होते हैं, जो यानी कि ये यहाँ पे हलंत आएगा ढह के नीचे, तो कौन से बोले जाते हैं, कंठोष्ठ है। तो उसके लिए सिर्फ ये दो रहेंगे ओ, इसकी सिर्फ फॉर्म है ओ, तो ओ में दोनों ओ काउंट कर दो ये वाले, ठीक है, तो ये दोनों हो जाएंगे ओ और ओ, ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आते हैं हमारे नेक्स्ट आता है हमारा काकल या सवर तंत्री, काकल या सवर यंत्रमुखी कहते हैं इसको। अब काकल से इसका मतलब क्या है कि जैसे कि एक तरह से काकल सवर तंत्री, इसको बोल के देखेंगे ना, है बोलेंगे ना तो ऐसे लगेगा जैसे गले से आवाज आ रही है, यानी कि सवर यंत्र। सवर यंत्र क्या होता है हमारा, हमारी आवाज कहां से निकलती है, गले से, यानी कि हमारा जो थ्रोट होता है, जो हमारी ये तंत्रियां होती हैं जिससे आवाज निकलती है, ये उनसे बोला जाता है। लेकिन कुछ विद्वान जो है इसको कंठ भी मानते हैं, इसको कंठ भी मानते हैं, कि कहते हैं कि कंठ से बोला जाता है। बोल के देख लो आप, कंठ से भी लगता है और ऐसा भी लगता है कि हमारी जो यंत्रियां हैं वो बोल रही हैं, इससे कंपन हो रहा है इससे, ठीक है, ठीक है दोस्तों। तो काकल क्या है, काकल एक तरह से हमारा काकल्य जैसे जिसको कहते हैं काकल्य, ठीक है। तो ये हमारा क्या गले का ही, कंठ का ही भाग होता है, ठीक है, कंठ का, ठीक है। लेकिन काकल्य जैसे बोलेंगे तो आपके जो है गले में कंपन पैदा होगी, ठीक है। उसके बाद दो आते हैं य और व, य और व को य व, ये दोनों को अर्ध स्वर की श्रेणी में भी रखा गया है। ये दोनों क्या है, अर्ध स्वर, यानी कि पूरे स्वर नहीं है, ये आधे स्वर है, व य व य व य बोल के देखेंगे तो क्या है, ये स्वर की तरह ये रिएक्ट करते हैं, ठीक है। अब आगे इनके बारे में हमने सब कुछ कर लिया है, पढ़ लिया है कि कौन सा कहां से बोला जाता है। अब इसमें कुछ ऐसे भी हैं
जिनको हमें डिस्कस करना जरूरी है कि किस तरह से हम उनको बोलेंगे, एक अलग ही। अब बात करेंगे हम घोष, अघोष, अल्प प्राण, महाप्राण। ठीक है, ये चीजें, इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर, तो उनको बोलते हैं घोष और अघोष। पहला होता है घोष और दूसरा होता है घोष को सहघोष भी बोल सकते हैं। सह का मतलब होता है साथ में, जैसे हम लिखते हैं ना शादी के निमंत्रण पे जो कार्ड होता है लिखते हैं सह परिवार, तो सह परिवार का मतलब होता है परिवार के साथ में। वैसे ही घोष का मतलब होता है घोष के साथ में। घोष होता है कंपन। कंपन यानी कि जो आपका गला है, जहां से आवाज निकलती है, अगर आपके गले में कंपन होती है, जिन वर्णों को बोलते वक्त अगर आपके गले में कंपन होती है उनको बोलते हैं सघोष, और जिनमें कंपन नहीं होती है वो होते हैं अघोष। ठीक है, तो इसमें क्या रहेगा, इसमें कंपन नहीं होगी, अघोष में, सघोष में होगी। अब उसका याद करने का सिंपल सा तरीका ये है, एक बार आप इनको बोल कर देखो, एक बार इनको बोल कर देखो। सबसे पहले चलो अघोष की बात करते हैं, तो इसलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम करते हैं अघोष के बारे में बात। तो अघोष में क्या होता है कि जहां पे कंपन नहीं होता है, अ का मतलब नहीं, अपोजिट। ठीक है, तो जिनमें कंपन नहीं होता है उनकी बात करते हैं सबसे पहले। तो वो कौन से हैं? देखो जितने भी वर्ग है ना, ये जितने भी वर्ग हैं, इन सबका जो पहला और दूसरा वर्ण है ना, वही सारे क्या है, अघोष है। पहला को दूसरा कौन सा है? पहला दूसरा, तो यानी कि जितने भी सारे हैं यहाँ पे, ये सारे के सारे क्या हैं, आपके अघोष हैं। और इसके साथ में ये तीन भी आपके अघोष में ही आते हैं। बोलकर देखो, गले पे हाथ रखो और बोलकर इनको देखो, आपके गले में कंपन नहीं होगा, वाइब्रेशन नहीं होगी। लेकिन अगर आप तो ये सारे हो गए पहला प्लस दूसरा। दूसरा जो वर्ण है किसका? वर्गों का। वर्गों का जो पहला और दूसरा वर्ण है वो सारे क्या है? अघोष है। अब बात करते हैं सघोष के बारे में। ठीक है, सघोष का मतलब कौन सा है? जो ये बच गए ना, ये पीछे वाले, यानी कि वर्गों का कौन सा? वर्गों का तीसरा, चौथा और पांचवा, ये सारे वर्ण क्या होते हैं? आपके सघोष होते हैं। गले पे हाथ रखो और बोल के देखो, ग घ ड़ च ज झ य ड ढ ण त द ध न ब भ म। बोलकर देखोगे तो गले पे हाथ रख के, तो आपको कंपन महसूस होगी, वाइब्रेशन महसूस होगा गले में। ठीक है, अब ये तो हो गए। अब इसके साथ कुछ और भी होते हैं, वो भी लिखवा देते हैं। इसमें कौन कौन से और रहेंगे? इसमें रहेंगे आपके य र ल व, ये रहेगा, और साथ में आपका ये रहेगा। ठीक है, ये भी रहेगा और साथ में ये भी रहेगा। ठीक है, ओके दोस्तों, नेक्स्ट हमारा है, हम बात करेंगे प्राण के आधार पे। ठीक है, तो प्राण क्या होता है? प्राण होता है वायु, यानी कि आपके मुख से वर्णों को बोलते वक्त जितनी वायु निकलती है उसके आधार पे हम क्या करते हैं? वर्णों को डिवाइड करते हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अल्प प्राण, पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। ठीक है, पहला होता है अल्प प्राण, दूसरा होता है महाप्राण। अब यहाँ पे हम मीनिंग समझेंगे कि दोनों का मीनिंग क्या है। देखो, अल्प का मतलब होता है थोड़ा और महा का मतलब होता है बड़ा, यानी कि अल्प का मतलब जिसमें थोड़ी वायु हमारे मुंह से निकले उसको कहते हैं अल्प प्राण, और जिसमें ज्यादा वायु बोलते वक्त निकले उसको कहते हैं महाप्राण। ठीक है, तो इसके लिए सिंपल सी ट्रिक यही है, आपको ये याद रखना है कि जो अल्प प्राण की बात कर रहे हैं हम, अल्प का मतलब जिसमें पहला, तीसरा और पांचवा, पहला, तीसरा और पांचवा, अगर ये सारे के सारे वर्ण क्या हैं? ये सारे के सारे अल्प प्राण हैं। इनको बोलकर देखो, ये एक सांस में बोले जाते हैं। कोई भी स्ट्रेस आपके गले को, होठों को, कहीं भी जीभ को फील नहीं होता। जैसे क ग ड च ज य ट ड ण, डायरेक्ट सिंपली आप बोल सकते हैं। उसके साथ साथ इसके अंदर ये भी काउंट होते हैं, य र ल व, ये सारे भी किसके अंदर काउंट होते हैं? अल्प प्राण में। य र ल व, मतलब कि ये सारे के सारे पहले और तीसरे वर्ण सारे के सारे वर्गों के, और साथ में य र ल व, ये सारे किसके अंदर काउंट होते हैं? हमारे ये काउंट होते हैं अल्प प्राण में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है महाप्राण। तो महाप्राण में जो ये बच गए ना, जो ये बच गए हमारे पास, इन्हीं को क्या कहते हैं? ये हमारे महाप्राण। तो कौन कौन से? दूसरा और चौथा, यानी कि वर्गों का दूसरे और चौथे वर्ण सारे के सारे, प्लस दूसरे और चौथे, प्लस आपको क्या करना है आगे? है। ठीक है, इसमें है काउंट हो जाएगा। ठीक है, साथ में आपका हो गया है। ओके, ये वाले इसमें काउंट हो जाएंगे सारे के सारे। ये हो गए प्राण के आधार पे। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद है आपको सबको। तो दोस्तों हम बात करते हैं, ये जो दो दिए गए हैं आपको दिख रहे होंगे, ये जो दो वर्ण दिए गए हैं, एक्चुअल में इनको बोला जाता है उत्क्षिप्त। ठीक है, ये एक है उत्क्षिप्त, उत्कर्ष ई उत्क्षिप्त। ठीक है, इसका मतलब ये क्या होते हैं एक्चुअल में?
जब इनको बोलते हैं ना, इनको बोलते वक्त मैंने बताया था कि जब जो हमारी मूर्धा होती है ना, जैसे ये हमारा गला है, तो ये हमारे दांत है जैसे, तो हमारा ये मूर्धा बताया था मैंने, यहाँ पे ऊपर दांतों के ऊपर जो पार्ट होता है ये यहाँ पे, और ये हमारी टंग है, ठीक है, ये टंग है। तो ये क्या करता है, जब इसको इनको बोलेंगे ना तो एकदम से यहाँ पे टच करेगी, टच करते ही हमारी जो जीभ है ना वो एकदम से नीचे गिरेगी। इनकी प्रोनाउंसिएशन होती है रडे 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 रडे, रडे रडे बोला जाता है इनको, रडे रडे, ठीक है। तो इनको उत्क्षिप्त सॉरी वर्ण कहा जाता है। अयोगवा हम कर चुके हैं, अनुस्वार भी हम कर चुके हैं, ठीक है। विसर्ग के बारे में भी हम कर चुके हैं। नेक्स्ट हमारा है बलाघात। बलाघात, तो बला बला मिल के बना है बल से, आघात का मतलब होता है चोट, अटैक। तो यानी कि बल लगने से, यानी कि फोर्स से जो चीज बोली जाती है, जो उसको कहते हैं बलाघात। तो बलाघात किस पे होगा, कोई वर्ण पे। हम बात कर रहे हैं वर्ण विचार की, यानी कि वर्ण चले हुए हमारे, तो ऐसा कोई वर्ण जिसके ऊपर स्पेशल जोर लगाया जाता है उसको कहते हैं बलाघात। तो एग्जाम में आ सकता है कि किस, इसमें कोई वर्ड दे देगा, उसमें पूछेगा कि किसके ऊपर बलाघात ज्यादा है, या किसके ऊपर बलाघात यहाँ पे लगता है। तो जैसे अगर मैं कहूं हमारे पास है कमल है हमारे पास, ठीक है, तो अगर मैं कमल को बोलता हूं तो लास्ट में कहां पे आता है, कमल, ल, तो ल के ऊपर लास्ट में जाके क्या आता है, स्ट्रेस ज्यादा आता है, कमल, ल के ऊपर। तो यहाँ पे बलाघात कहां पे पड़ रहा है, बलाघात यहाँ पे पड़ रहा है ल के ऊपर, ठीक है। तो जिस भी वर्ण के ऊपर ज्यादा जोर पड़ेगा वही आपका क्या बन जाएगा, बलाघात वर्ण बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट आता है अनुतान। अनुतान की हम बात कर लेते हैं। अनुतान का मतलब क्या होता है, अनुतान का मतलब होता है उतार चढ़ाव। एक तरह से ये होते हैं उतार चढ़ाव, यानी कि आप किसी वर्ण, किसी शब्द को बोलते हैं, और बोलते वक्त क्या करते हैं, आपकी जो साउंड है वो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है। यानी कि आप बोलते वक्त कुछ वर्णों को कुछ जोर से बोलते हैं, किसको कम से बोलते हैं, इसको क्या कहते हैं, आपका अनुतान कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं सिंपली कहूँ अच्छा, ठीक है, लेकिन अगर मैं सरप्राइज होकर बोलूँ अच्छा, और अगर मैं क्वेश्चन करूँ अच्छा, क्वेश्चन करूं मैं अच्छा, एक तो मैं कहूँ अच्छा ठीक है, एक मैं कहूँ अच्छा ये तुमने किया, एक मैं कहूँ अच्छा अब मैं कहूँगा इसको तुम करो इसको, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारी जो साउंड होती है वो कभी ऊपर जाती है कभी नीचे जाती है, कभी जोर से बोलते हैं कभी धीमा बोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, हमें अनुतान कहते हैं, ठीक है। ये हमारा है अनुतान। समझ में आ गया होगा सबको, ठीक है। तो ये जो चैप्टर हमारा है, ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश हो जाता है। मेन जो भी चीजें थी, जो भी टॉपिक थे, वो सारे मैंने करवा दिए हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से यही पूछे जाएंगे कि किसके ऊपर बलाघात है, कौन सा वर्ण महाप्राण है, कौन सा अल्प प्राण है, कौन सा अघोष है, कौन सा सघोष है, कौन सा कंठ से बोला जाता है, कौन सा तालु से, कौन सा दंतोष से। तो वो जो सारी चीजें मैंने कराई हैं उनके नोट्स बना लेना, नोट्स बना के उनको रिवाइज अच्छे से कर लेना, है ना। तो उसके बाद ही वो आप अच्छे से तैयार कर पाएंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।